मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है मेरे बच्चों आप सभी का? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि एचसीएफ एलसीएम जो पीछे मैंने पढ़ाया वो आप सब पढ़ के आए होंगे, क्योंकि वो पढ़ के आए होंगे तभी आपको सारी चीज़ें आगे समझ में आएंगी। तो मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए सीधा एचसीएफ एलसीएम पर आते हैं। और दो टाइपें मैंने पढ़ा दी थी, आज मैं आपकी टाइप 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप 3 में मेरे बच्चे हम क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, लेकिन किन वैल्यूज का? उन वैल्यू का जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, भिन्न के रूप में है, या उन वैल्यू का जो डेसिमल की फॉर्म में, यानी जो डेसिमल की फॉर्म में उनका जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, मेरे बच्चे उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यार ध्यान देना, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमें कुछ भिन्नों का एलसीएम लेना है तो हमें करना क्या कि जितनी भी भिन्न है उनके अंश का तो आप ले लीजिए एलसीएम, उनके अंशों का ले लीजिए एलसीएम, और उनके हरों का जो है वो मेरे बच्चे आप ले लीजिए एचसीएफ। तो ये आ जाएगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन अगर मेरे दोस्तों किसी फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, मतलब न्यूमरेटर का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ, और हरों का मेरे बच्चे एलसीएम लेना है। ये है एक बेसिक फंडा जिसके ऊपर आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, पहला ही सवाल ले लेते हैं। कहता था एलसीएम ऑफ ए सेट ऑफ ए फ्रैक्शन, कहता निम्न भिन्न का एलसीएम बताइए क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर एलसीएम जो होता है फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। पहला ऑप्शन मेरे बच्चे मेरा करेक्ट है। ध्यान देना, अगर एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। आइए मेरे बच्चे, सवाल नंबर 2। सवाल में मुझे कह रहा है इन फ्रैक्शन का आप मुझे एलसीएम निकालिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप फ्रैक्शन लेते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। मतलब अगर ये कुछ कट सकती है मेरे बच्चों तो काटो अभी, तो आप कहेंगे कट तो नहीं रही। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर वालों का तो लेना है एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन का एलसीएम ले रहे हैं। तो 6, 5, 3 का तो लेना है मेरे बच्चे एलसीएम, और एचसीएफ लेना है मेरे बच्चे किसका? 5, 6 और 2 का। 5, 6 और 2 का मेरे बच्चे लेना है एचसीएफ। कहानी ये है कि 6, 5, 3 का एल्शियम लेंगे तो यह आएगा 30। और मेरे बच्चे 5, 6 और 2 में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो एक आया एचसीएफ, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे बच्चे वो हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। आइए मेरे दोस्त, कहता फाइंड दी एलसीएम ऑफ, कहता है इसका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करिए। तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि इन फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड करिए। जैसे ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से, तो 9 चौक 36 और 25 निमे 225। इसकी बात करें तो भैया 2 से काटेंगे तो ये 75, 3 से कटेगा तो ना 6 से कट जाएगा, तो 6 8 48, और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 8/25। ये कट नहीं रहा है तो मेरे बच्चे 72/85। 72/85 में तो कुछ कटेगा ही नहीं। आपने कहा ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि इस फ्रैक्शन का एलसीएम आप ले लीजिए। तो मेरे बच्चे, अगर मुझे फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो मुझे सबसे पहले ऊपर वालों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 4, 8, 72, और नीचे वालों का मेरे बच्चे एचसीएफ लेंगे। 25, 25, 85। तो मेरे राजा ऊपर वाले का एल्शियम लेंगे तो 4 8 72 का एल्शियम तो 72 ही आएगा। हाँ जी। और नीचे वालों का एचसीएफ लेना है, यानी वो नंबर जो सबसे बड़ा हो, इन तीनों में कॉमन हो, तो आप कहेंगे 5 ही आएगा। 5 के अलावा तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो मेरे बच्चे उस केस में हम कहेंगे कि दोस्त इसका एचसीएफ ना, सॉरी, एल्शियम जो आएगा फ्रैक्शन का वो 72/5 होगा।
देखिए दोस्त, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कुछ नहीं करेंगे, वही लेना। कह रहा है एलसीएम बताइए। तो मेरे बच्चे, एलसीएम अगर हमें निकालना है तो ऊपर वालों का लेना होगा एलसीएम। एलसीएम ऑफ 36, 42, 54, इनका एलसीएम लेना होगा। और एचसीएफ ऑफ 25, 125, 55, इसका मेरे दोस्तों आपको एचसीएफ लेना होगा। कहानी ये कि मैं 36, 42, 54 का एलसीएम निकालूं कैसे। 36, 42, 54 का एलसीएम लें कैसे। तो 36 को हम लिख देंगे 4 गुना 9 यानी 2 की पावर 2 गुना 9, 3 की घातांक 2। 42 को 6 गुना 7, तो 2 गुना 3 6 और गुना 7। 54 को 6 नीम 54, तो या 27 दूनी 54, तो 2 गुना 27, 27 होता है मेरे भाई 3 की पावर 3। अब मेरे बच्चे, एलसीएम जब हम लेते हैं तो बड़ी पावर उठाते हैं सबसे पहले, जो कॉमन है। तो 2 2 2, तो 2 में बड़ी पावर 2 की पावर 2, फिर 3 में बड़ी पावर 3 की पावर 3, फिर बचा हुआ 7। तो यह आया 4 गुना 27 गुना 7। ये आया मेरे बच्चे हमारा एलसीएम। ये आया मेरे दोस्त हमारा एलसीएम। सोल्व करना भी चाहें तो देखो, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18। 4 से गुना करेंगे तो ये ऊपर वाला आएगा 4 नीम 36, 4 8 32 और 3 35, 4 एकम 4 और 3 7। यही आएगा भाई, 4 नीम 36, 4 8 32, 3 35, 4 एकम 4 और 3 7। और 25, 125 और 55 में जो सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू आएगी वो आएगी 5, इनका एच से। अब सवाल में कह रहा है यार इसे भाग दे के फिर उत्तर बताओ, तो भाग देते हैं। देखो 5 एकम 5 बचा कितना 2, 5 5 25, फिर 6 था, 5 एकम 5 बचा 1/5। तो आंसर आया मेरे भाई 151 सही 1/5। इसका मतलब मेरे दोस्तों ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर है। अब आते हैं मेरे बच्चे, अगर डेसिमल है और फिर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो कैसे करें। देखो एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे सवालों में फ्रैक्शन बनाना शुरू करूँ। जैसे इसकी बनाऊंगा तो 24/100, फिर काटूंगा क्योंकि मुझे तो सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी है। तो 4 6 24, 4 25 100, ऐसे सोल्व करें। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे सवालों में एक रामबाण इलाज है, और वो ये मेरे दोस्तों कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट है वो फिक्स कर लीजिए। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, सारी जगह बराबर डिजिट कर दीजिए 2 2। तो अब जो बच गई वैल्यू, यानी अब डेसिमल हटाओगे तो 24, 36 और 48, 2 3 स्टेप में समझ में आएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कैसे लिया जाएगा। 24 को हम लिखेंगे 3 गुना 8 8 यानी 2 की घातांक 3। 36 को 4 गुना 9 यानी 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। 48 को 16 गुना 3 यानी 2 की पावर 4 गुना 3। जब हम एलसीएम लेने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 4, फिर 3 की सबसे बड़ी पावर 2, तो ये आया 16 और 3 की पावर 2 आया 9, 16 नहीं में 144। यानी आपने डेसिमल हटाया, 24 36 48 का एलसीएम ले लिया और वो आया मेरे बच्चे 144। अब सिंपली बस आप ये देखिए कि दो ही दो अंकों पे डेसिमल है, तो आंसर में भी 2 ही अंकों पे डेसिमल लगा देना, और डायरेक्ट यही मेरे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। आइए मेरे बच्चे, यहां मुझे ये बताना, यहां 10 वालों के बाद कितने डिजिट है 2, यहां 10 वालों के बाद कितने डिजिट है 1 है। तो क्या करें, अपनी तरफ से एक जीरो लगा के 2 डिजिट कर दें। तो अब यहाँ पे भी 2 अंक और यहाँ पे भी 2 अंक है। बिल्कुल सही। अब आप ये सोचिए कि आपको जो एलसीएम निकालना है ना, वो 105 और 210 का निकालना। हाँ जी, क्लियर है भाई ये बात, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये 15 गुना 7 हो गया, या ये 105 है
ये 105 गुना 2 है। तो ध्यान से देखोगे तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 210 ही आएगा, क्योंकि 210 को ये भी भाग देगा और ये भी। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा 210। लेकिन कितने अंकों पे डेसिमल है? 2 अंकों पे, 2 अंकों पे, तो 2 अंक, यानी 2.1। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर है। हाँ जी। आइए राजा, यहां डेसिमल है नहीं, यहां एक पे है, यहाँ दो पे, तो सबको दो पे लाओ। तो इसे लिखो 5.20, इसे लिखो 12.5 के बाद एक जीरो, और इसे लिखो 0.05। यानी डेसिमल के बाद सभी पे मेरे बच्चे आंख बंद करके दो दो डिजिट टेक दो, टेक दिया। अब आपके लिए जो सवाल हो गया ना, वो हो गया 500, 1250 और 5। हमें इनका एलसीएम लेना है। तो देखो दोस्तों, 500 को हम लिखेंगे दो ना 4 गुना 125, यानी 5 की पावर 3। ठीक है जी। ये होता है 625 गुना 2, आप लिख लेना। तो 2 गुना 5 की पावर 4, और ये है राजा बाबू 5 की घातांक 1 है। अब मेरे बच्चों, इनका जो एलसीएम होगा वो 5 की पावर 4 होगा। बिल्कुल ठीक है। कितना होगा मेरे बच्चे? 5 की पावर 4। भाई बड़ी पावर ये है। फिर दो में, ये 2 की पावर 2 था यहाँ। कहाँ है नाराज हो रहा है? 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 था। तो दो में बड़ी पावर 2 की पावर 2 है। 5 की पावर 4 625 गुना 2 तो 625 गुना 2 1250, 1250 गुना 2 मेरे बच्चे आएगा 2500। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि सर इसका जो एलसीएम आएगा ना, वो 2500 आएगा। इसका जो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आएगा वो 2500 आएगा। हाँ जी। अब दो दो अंकों पे डेसिमल है, तो यहाँ पे भी 2 अंक पे लगाओगे, तो बचा क्या? 25। यानी ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। इस वाले में क्या था? देखिए यार, ये सवाल एज इट इज आपके पेपर में पूछा हुआ है। कहता है इनका एलसीएम बताइए। तो ये कह रहा है कि एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा। तो तरीका होता है, डेसिमल हटाओगे तो आएगा 205/100, इसे हटाओगे तो 105/100, या सिंप्लीफाई करना, और ये आया 2। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ 200/100 लिखा है, तो कोई गलत तो है नहीं, क्योंकि 200 को 100 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। अब अगर मोटी बात पकड़ में आएगी आपको, तो आप समझ पाएंगे कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई यहाँ जो है, और इन्हीं का हमें एलसीएम लेना है। इन्हीं का मेरे दोस्तों हमें एलसीएम निकालना है। निकालेंगे कैसे? वो तो ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। लेकिन वो ये पूछ ही नहीं रहा कि आंसर क्या होगा, पूछ रहा तरीका क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हम कहेंगे जी पहले वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले वाला बिल्कुल क्वेश्चन को रिप्रेजेंट प्रॉपर करके दे रहा है जो हमसे पूछा हुआ है। देखिए भैया, 2 अंकों पे तो लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। हमें 24 और 36 का एचसीएफ ढूंढना है। तो देखो यार, 12 ना 24 और 36 का एचसीएफ ढूंढो। आप कहेंगे जी बहुत आसान है, एचसीएफ आया 12। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताना मेरे भाई, यहाँ कितने अंकों पे? 2 अंकों पे, इधर भी 2 अंकों पे, तो डेसिमल में भी 2 ही डिजिट पे लगेगा। यानी मेरे बच्चे इनका जो एचसीएफ आएगा वो 0.12 होगा। हाँ जी। देखिए यार, करिए क्या, यहाँ 2 अंकों पे, यहाँ 2 पे, यहाँ 1 पे, तो इसे जीरो लगा के 2 अंक बना दो। हो गया सेटिंग। अब अब आप ये देखिए कि 108, 36 और 90,
मेरे बच्चे हमें इनका एचसीएफ ढूंढना है। कैसे ढूंढा जाए? देखो यार, एचसीएफ ढूंढते वक्त हमें देखना कि बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को भाग दे। तरीका आपने सीखा था पिछली क्लास में। तो सबसे बड़ा नंबर जो इनको भाग देगा वो होगा 18, क्योंकि 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 18 छिके 108, यानी 18 मेरा आंसर। अब कितने अंकों पे डेसिमल है? 2 पे। तो 0.18 मेरा सही उत्तर। 0.18 मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। हाँ है ना? समझ कर तैयार करिए चीजों पे। कह रहे हैं इनका एचसीएफ भी बताइए और इनका एलसीएम भी। देखो यार, यहाँ है 1.75, यहाँ है 5.6, तो इसका देख जीरो लगाइए, और 7 के बाद भी 2 जीरो लगाइए। सब पे डेसिमल बराबर टेक दिया आपने। कोई गुनाह किया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब वापसी सवाल पर आते हैं। तो मेरे बच्चे 175, 560, 700। हमें इनका पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ। दोनों ही निकाल लेते हैं। देखो यार, 175 को लिखेंगे तो 25 यानी 5 की पावर 2 गुना 7 है। इसे लिखेंगे सर 8 गुना 7 गुना 10। भाई 8 7 56, और 10 को भी 2 गुना 5, तो 8 दूनी 16 यानी 2 की पावर 4 गुना 5 गुना 7। 700 को लिखेंगे 7 गुना 100, और 100 को लिखेंगे 4 गुना 25। तो 4 का मतलब 2 की पावर 2, 25 मतलब 5 की पावर 2 मेरे भाई, गुना 7। एक चैप्टर है जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, या तो आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे, तो वहां ये चीजें थोड़ा जल्दी से सीख जाएंगे कि कैसे जल्दी से टुकड़े काटे जाते हैं। अब हमें दोनों ही चीजें ढूंढनी। ये बताइए मुझे, अगर एलसीएम चाहिए तो 5 में बड़ी पावर 2 ही है, 2 में बड़ी पावर 4, 7 के साथ कोई खेले नहीं है। देखो यार, ये आया 2 की पावर 4 यानी 16, पंजे 80, पंजे 400। ये वैल्यू आई 400, 400 को 7 से गुना किया 2800। तो मेरे बच्चे एलसीएम तो आया 28। अब चूंकि दो दो पे डेसिमल है तो आंसर होगा 28। दूसरी बात, एचसीएफ निकालना है तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो छोटी पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2। और तो कुछ कॉमन है नहीं ना सर, 7 भी तो कॉमन है, 7 हर जगह कॉमन है, तो इंटू 7। नहीं, मैंने गलत लिखा भाई, 5 कॉमन है, 2 तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 2 है ही नहीं, तो बस 7 आएगा। तो 7 5 35। अब दो दो पे बार है, मतलब दो दो डिजिट पे डेसिमल है, तो यहाँ तो एलसीएम आएगा 28 और एचसीएफ आएगा 0.35, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो। यहां तक मेरे बच्चे किसी भी भाई को कोई डाउट है तो मुझे खुल के अपनी बात रखिए। देखिए, बड़ा ही आसान है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ निकालते वक्त आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, हर एक में डिजिट की संख्या बराबर करो, उसे सेट करो। कुछ है ही नहीं बहुत बड़ी तो रमखा वाली चीज। हाँ है ना? अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 4 पर। देखिए यार, टाइप 4 में किस तरीके के सवाल होंगे। यहां लैंग्वेज बेस्ड एलसीएम के क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज बेस्ड ऑन एलसीएम। एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज बेस्ड। कैसे समझना? जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि यार 3 घंटियां हैं, पहली घंटी हर 12वें सेकंड के बाद बजेगी, दूसरी घंटी हर 15वें सेकंड के बाद बजेगी, और तीसरी घंटी हर 20वें सेकंड के बाद बजेगी। तो भाई मुझे बताओ, तीनों घंटियां अगर एक साथ बजा दी जाएं तो उसका दोबारा तीनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी? तो आप कहेंगे देखिए
जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा मान लीजिए कि तीनों घंटियां एक साथ यहाँ पे बजी थी। तो जो पहली घंटी है, अब वो जस्ट 12वें सेकंड के तुरंत बाद बजेगी या 12वें सेकंड में बजेगी, यूं समझिए। 12वां सेकंड खत्म होते ही फिर ये हर 12 सेकंड के बाद बजती है, तो दूसरी बार ये 24वें सेकंड में बजी होगी, फिर ये 36वें सेकंड में बजी होगी, फिर ये 48वें सेकंड में बजी होगी, फिर ये 60वें सेकंड में बजी होगी। फिर से सवाल समझाता हूँ। सवाल में कह रहा है यार, 3 घंटियां हैं। पहली घंटी हर 12 सेकंड में बजती है एक बार, 12 सेकंड के आखिरी में। दूसरी घंटी हर 15वें सेकंड के आखिरी में बजती है। तीसरी घंटी हर 20वें सेकंड के आखिरी में बजती है। अगर तीनों को यहाँ एक स्पेसिफिक टाइम पे एक साथ बजाया गया, तो दोबारा ये तीनों एक साथ कब बजेंगे? तो हम कहेंगे यार, पहली घंटी जो है वो 12वें सेकंड में बजी, फिर 24वें में, फिर 36वें में, फिर 48वें में, फिर 60वें में। दूसरी घंटी हर 15वें सेकंड में, तो 15वें सेकंड में बजी, 30वें सेकंड में बजेगी, 45वें सेकंड में बजेगी, और 60वें सेकंड में बजेगी। और जो तीसरी घंटी है वो हर 20वें सेकंड में बजती है, तो 20वें सेकंड में बजेगी, 40वें सेकंड में बजेगी, और 60वें सेकंड में बजेगी। यानी मेरे राजा, हम ये कह सकते हैं कि सर 60वां सेकंड जो था ना, उसमें पहली भी बज रही होगी 60वें सेकंड के आखिरी में, दूसरी भी और तीसरी भी। मतलब 60वें सेकंड के आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सर तीनों घंटियां एक साथ बजी होंगी। 60वें सेकंड के आखिर में तीनों घंटियां एक साथ बजी होंगी। यानी ऐसे सवाल में हमें क्या करना होता है? ऐसे सवाल में हमें टाइम का एलसीएम लेना होता है। टाइम का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेना होता है। लेना होता है। अब अगली रेंज क्या रहती है ऐसे सवालों में? और क्या लैंग्वेज होगी? लैंग्वेज ऐसे बोलेगा, यार ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, 3 धावक हैं ए बी और सी। ए जो है वो हर 12वें सेकंड में इस पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगा देता है, घूम के वापसी आ जाता है यहाँ पे। बी जो है वो हर 15वें सेकंड में पूरा चक्कर लगा देगा, और सी जो है इट टेक्स 20 सेकंड टू मेक ए राउंड कंप्लीट, यानी ये 20 सेकंड में एक राउंड लगा देता है। अगर तीनों ने एक साथ इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से, तीनों ने एक साथ इस स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू किया है मेरे बच्चे, इस वाले बिंदु से, तो कितनी देर के बाद तीनों वापस उसी बिंदु पर आ जाएंगे? कितनी देर के बाद तीनों वापस उसी बिंदु पर आ जाएंगे? तो मेरे बच्चे ये देखिए, जो ए है इस समय स्टार्टिंग पॉइंट पे ए भी है, बी भी है, और सी भी। हाँ जी, तीनों एक साथ हैं, लेकिन ए हर 12वें सेकंड बाद यहीं आता है, बी हर 24वें सेकंड पे ना, हर 12वें सेकंड के बाद यहीं आएगा, क्योंकि हर 12 सेकंड में एक चक्कर लगा लेगा। तो 12वें सेकंड में यही होगा, 24वें सेकंड में यही होगा, 36वें सेकंड में यही होगा, 48वें सेकंड में भी इसी पॉइंट पर आ जाएगा, और 60वें सेकंड में भी इसी पॉइंट पर आएगा। जो बी है वो हर 15वें सेकंड में आएगा, उसका 30वें सेकंड में आएगा, फिर 45वें सेकंड में आएगा, और उसके बाद 60वें सेकंड में आएगा। हाँ जी। और जो सी है मेरे बच्चे, वो हर 20वें सेकंड में आता है, यानी 20वें सेकंड में, फिर 40वें सेकंड में, फिर 60वें सेकंड। यानी 60वें सेकंड के एंड में क्या होगा कि ए बी और सी तीनों के तीनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट से गुजर रहे होंगे, और सवाल में वहां पे आपसे यही पूछेगा कि तीनों दोबारा कब आरंभिक बिंदु पर टकरा रहे होंगे। तो आपका जवाब होगा 60 सेकंड बाद। यानी करना क्या है, हमें हमेशा ही ऐसे सवालों में एलसीएम ऑफ टाइम लेना है, नथिंग एल्स। सिर्फ इस बेसिक फंडे को पकड़ लो, बाकी सारी चीजें क्लियर है आपकी, और कुछ नहीं बचेगा। देखिए सवाल में कहते हैं, एट ए शूटिंग रेस 3 शूटर्स आर शूटिंग एट देयर टारगेट। कहता है 3 शूटर वो अपने टारगेट की तरफ टारगेट कर रहे हैं, मतलब शूट कर रहे हैं। जो पहला शूटर है वो हर 4 सेकंड में एक बार निशाना लगाता है, दूसरा वाला हर 5 सेकंड में,
और तीसरे वाला मेरे बच्चे हर 6 सेकंड में अपना निशाना लगाता है। सवाल में कह रहा है इफ दे ऑल शॉट एट देयर टारगेट साइमल्टेनियसली एट 10 AM, कहता अगर उन तीनों ने सुबह 10 बजे एक साथ टारगेट हिट किया था तो दोबारा वो टारगेट एक साथ कब हिट करेंगे। तो ऐसे सवाल में मैंने आपको कहा क्या करना होगा, इनका एलसीएम। एलसीएम भी किसका मेरे बच्चे, टाइम का। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 60 सेकेंड। यानी 60 सेकेंड के बाद दोबारा से ये एक साथ टारगेट को हिट करेंगे। 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट के बाद। 1 मिनट के बाद मेरे बच्चे दोबारा से अपने टारगेट को अचीव करेंगे या हिट करेंगे। तो पहला टारगेट 10 बजे था, तो अगला टारगेट होगा 10:01 AM पर। ये ए है मेरे बच्चे, 10:01 AM पर। द लाइट्स ऑफ 3 डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स चेंज आफ्टर एवरी दिस सेकंड। कहता है ट्रैफिक सिग्नल है वो 72 सेकंड, 108 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पे कहता है आपस में चेंज होते हैं। अच्छा, पिछले वाले सवाल में जो भाई कह रहे हैं वो मिस्टेक ये है कि यहाँ एएम है और यहाँ कुछ लिख नहीं रखा था। तो अगर यहाँ पीएम है तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये सही है। तो अपनी मर्जी से कोई सा भी लगा लीजिए, ऑप्शन में टाइपो एरर थी। तो कह रहा है यार इतने सेकंड के बाद बदलते हैं, तो बताओ पहली बार अगर ये सुबह 9:30 बजे एक साथ बदली थी तो किस समय ये दोबारा एक साथ बदलेंगे। तो हमें इनके टाइम का एलसीएम लेना है। अब देखो यार एलसीएम लेते हैं। तो ये हुआ 8×9 = 72, यानी 2 की पावर 3 गुना 9, 3 की पावर 2। बिल्कुल ठीक है। ये होता है मेरे बच्चे 27×4, यानी 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3। ये होता है 16, 2 की पावर 4 गुना 3। अब मेरे बच्चे हमें इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में ये देखिए, जो 2 की बड़ी पावर है वो क्या है, 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 3। यही एलसीएम आया। 2 की पावर 4 आया मेरे बच्चे 16 और 3 की पावर 3 आया 27। 16×7 = 112 और 16×2 = 32 और 11, 32 और 11 कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 432। देखो 16×7 = 112, हासिल 11, 16×2 = 32 और 11 45। यानी हम कहेंगे 432 सेकंड के बाद ये दोबारा एक साथ। अब हमें 432 सेकंड को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से भाग देते हैं। वैसे ही भाग देते हैं, 6×8 = 48, 6×7 = 42, यानी 420 सेकंड जमा 12 सेकंड। 420 का तो हो गया 7 मिनट और 12 सेकंड अलग से। यानी सुबह 9:30 बजे था तो 9:37 और 12 सेकंड। यानी ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट मेरा आंसर है। देखिए यार सेम ही सवाल है, बस यहाँ कर क्या दिया, वो डेसिमल में ले आए। कह रहा है यार 3 घंटियां हैं, 0.25 सेकंड बाद बचती हैं, 0.1 सेकंड बाद बचती हैं और 0.125 सेकंड बाद बचती है। एलसीएम दो। तो पहली समझ तो ये रखिए, यहाँ 3 अंकों पे तो 3 अंक बनाओ, यहाँ पे भी 3 अंक। मतलब आपको एलसीएम लेना है 250 का, 100 का और 125 का। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप निकाल लेंगे डिटेल में। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 500। अब 2 2 अंकों पे डेसिमल है ना, 3 3 अंकों पे डेसिमल है, तो यहाँ लग जाएगा। तो एलसीएम आया 0.5, यानी 0.5 सेकंड के बाद तीनों की तीनों घंटियां एक साथ दोबारा बच लें। ठीक। देखिए यार कहते हैं एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश कोई आदमी है जो एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। यानी ए एक राउंड 12 मिनट में लगाता है। नहीं, अंश 18 मिनट लेता है और श्रेया जो दूसरा लड़का है क्या नाम सिद्धि, वो 12 मिनट लेता है।
सवाल में कह रहा है एक चक्कर लगाता है, अंश 18 मिनट लेगा, जबकि सिद्धि जो है वो 12 मिनट का समय लेगा पूरा एक चक्कर लगाने में। कहता अगर उन्होंने एक साथ एक ही बिंदु से स्टार्ट किया तो बताओ कितनी देर के बाद दोबारा से वे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। तो मैंने कहा ऐसे में हमेशा टाइम का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो 18 12 का एलसीएम आया 36, यानी 36 मिनट के बाद दोबारा वे अपने उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा 36 सेकेंड ना 36 मिनट, 36 मिनट। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है ए बी सी एक ही समय पर एक वर्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ए उस वर्ताकार स्टेडियम का एक चक्कर 252 सेकंड में लगा देता है। बी भैया 308 सेकंड में एक चक्कर लगा देता है, जबकि सी जो है मेरे बच्चे 198 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। सवाल यह है कि तीनों के तीनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर हाउ मच टाइम। तो देखो राजा, करना क्या है यहाँ पे, इनका एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम लेना है तो ध्यान देना ये सारे सेकंड है, या तो ऑप्शन से जा सकते हैं मिनट सेकंड चेंज करके, या हम सोली कर लेते हैं। जैसे ये 4 से भाग जा रहा है, 4 छिक 24, 4 तिय 12, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 63 को 7 गुना 9। फिर आते हैं मेरे बच्चे 308, ये भाग जा रहा 8 से, 8 से नहीं 4 से जाएगा, 4 7 28, 4 7 28, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 7 गुना 11। अब 198 आते हैं, तो 198 होता है 2 गुना 99, 2 गुना 99, 99 मतलब 3 की पावर 2, 9 गुना 11। अब मेरे बच्चे जब हम इनका एलसीएम निकालने जाएंगे तो एलसीएम में आएगा 2 की बड़ी पावर है 2, 3 की बड़ी पावर है 2, फिर 7 और फिर 11। बिल्कुल ठीक, यानी इतने सेकंड के बाद ये दोबारा उसी स्टार्टिंग बिंदु पे, आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो। बाकी ये डायरेक्शन का जो खेल है, ये आप जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ रिलेटिव स्पीड में और गहराई में समझेंगे। यहाँ वो चाहे अपोजिट में जा रहे हो या सेम में जा रहे हो, यहाँ बात है आरंभिक बिंदु पर दोबारा पहुंचने की, तो वो हमेशा ही एलसीएम लेना। देखो यार, एक तरीका का हम इसे सीधा सीधा 60 से भाग दें। क्यों? क्योंकि आंसर सारा मिनटों में दे रखा है, ये सेकंड था, 60 से भाग देती मिनट बन जाएगा। 4 से काटेंगे 15 आया, बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे 5 आया। अब देखो 11 7 77, 77 को 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 231/5। 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, बचा कितना 3, 5 छिंग 30, यानी 46 मिनट तो पूरे हैं भाई, 46 मिनट तो हैं पूरे, और 1/5 मिनट अलग से। अब 1/5 मिनट को सेकंड बनाएंगे तो गुना 60 करेंगे, 5 12 60, तो 46 मिनट 12 सेकंड में ये अपनी रेस को पूरा कर लेंगे, यानी उसी स्टार्टिंग बिंदु पे दोबारा मिलेंगे। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए और बी 10 किलोमीटर की परिधि वाले एक वृत्तीय पथ के इर्द गिर्द चलते हैं। कह रहे हैं यार एक सर्कुलर ट्रैक की रेस कर रहे हैं। इस सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है या परिधि है वो 10 किलोमीटर है, यानी डिस्टेंस 10 किलोमीटर। कहता है यार ए और बी इसके आसपास, मतलब इसके चारों तरफ दौड़ रहे हैं, उनकी स्पीड भी इधर रखी है। कहता है वो अगर एक ही साथ किसी एक पॉइंट से चलना आरंभ करते हैं, लेट से इस पॉइंट से चलना आरंभ करते हैं, तो बताओ यार कितनी देर के बाद दोबारा से उसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। मैंने आपको कहा कि ऐसे हर सवाल में मेरे बच्चे हमें क्या करना होता है, इनके टाइम का एलसीएम लेना होता है। तो आप ये देखिए
कि टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में डिस्टेंस है 10 और स्पीड है मेरे बच्चे कितनी, तो आप कहेंगे ए की स्पीड है 3। डिस्टेंस है 10 तो बी की स्पीड है 2। तो मेरे बच्चे ए ने इतना टाइम लिया, बी ने इतना टाइम लिया, काटेंगे तो आएगा 5/1। हमें अब इस टाइम का क्या लेना है, एलसीएम। डिस्टेंस वन स्पीड टाइम आ गया, तो एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। तो देखो 10 और 5 का एलसीएम कितना आया, 10। और नीचे 3 और 1 का एचसीएफ क्या है, 1। मतलब हम ये कह रहे हैं कि सर 10 घंटे बाद ये वापसी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। 10 घंटे बाद वापसी उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 5 पे, और हम टाइप 5 पर चर्चा करेंगे किस चीज की। टाइप 5 में हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों लैंग्वेज क्वेश्चंस ऑफ एचसीएफ। टाइप 4 में हमने पढ़ा एलसीएम की लैंग्वेज, टाइप 5 में पढ़ेंगे हम लैंग्वेज ऑफ एचसीएफ। लैंग्वेज ऑफ एचसीएफ, ये एचसीएफ के सवालों के बारे में इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए। पहला सवाल कहता है 36 लीटर कोई क्वांटिटी है, 45 लीटर कोई क्वांटिटी है और 72 लीटर कोई क्वांटिटी है। 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर की क्वांटिटी है। ये दूध के 3 डब्बे हैं, ठीक है जी। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात करें जिससे इन सभी को पूर्णतः मापा जा सके। कहता है यार कोई एक ऐसा बर्तन लाके दो जिससे इन तीनों को मापा जा सके। इसको भी माप लें, इसको भी माप लें, इसको भी माप लें। कोई एक बर्तन लाके दो जिससे तीनों को मापा जा सके। हाँ जी, तीनों को मापा जा सके तो क्या किया जाए जी। अगर तीनों को मापा जा सके तो मेरे बच्चे ऐसा बर्तन जो इसको भी भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे और इसको भी भाग दे दे, ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। क्योंकि वही तो एक बर्तन होगा जो इसको भी एग्जैक्ट माप देगा, इस चीज को भी माप लेगा, इस चीज को भी माप लेगा। हाँ है ना। तो भाई इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो आप कहेंगे जी इनका एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 9। करके देखेंगे। इसका मतलब 9 लीटर का कोई भी बर्तन ले लेंगे ना तो उससे इसको नापा जा सकता है 4 बार में, इसे 5 बार में और इसे 8 बार। तो हमसे सवाल में यही पूछा जा रहा है कि कितनी क्वांटिटी का बर्तन लिया जाए। तो जवाब होगा 9 लीटर क्वांटिटी का बर्तन लिया जाए। देखिए मेरे भाई, कहता 3 वेसल कंटेन दिस एंड दिस लीटर ऑफ वाटर रेस्पेक्टिवली। 3 बर्तनों में इतना 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 लीटर पानी भरा हुआ। 204 लीटर, 136 लीटर और 119 लीटर। कहता है उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे सभी बर्तनों के पानी को निश्चित रूप से पूर्णतः मापा जा सके। कहता है यार वो क्वांटिटी बताइए जो इन तीनों को एग्जैक्ट माप ले। मतलब मेरे बच्चे इन तीनों का क्या लेना होगा, आपको एचसीएफ लेना होगा। अब देखते हैं यार, सबसे पहला आंसर दे रखा है 15। ये हो नहीं सकता क्योंकि अगर 15 से आप किसी भी चीज को भाग देंगे तो आखिरी में 5 या 0 होना चाहिए था। 19, 19 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 19 इसको ही भाग नहीं दे रहा, 19 चिक्के 114 होता है। 17, 17 लेके देख सकते हैं। अच्छा 18 नहीं लेंगे। 18 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 18 को आप किसी भी नंबर से गुना करोगे ना तो हर हाल में रिजल्ट इवन आएगा, सम परिणाम आएगा। जबकि ये संख्या कैसी, विषम, तो ये भाग ही नहीं होगी इवन नंबर से। तो बचा 17, यानी 17 ही मेरा आंसर है। 17 7 119, 17 8 134, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 12 204। तो मेरे बच्चे एचसीएफ आया 17 लीटर। यानी 17 लीटर वो सबसे बड़ी क्वांटिटी है जो इन तीनों नंबर को भाग दे दे। इन डिटेल अगर आपको निकालना है तो एचसीएफ मैंने सिखाया फैक्टर के थ्रू कैसे बनाते हैं एचसीएफ। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है यार 3 लंबाइयां। पहली लंबाई है 3 मीटर 96 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर में 300, तो ये हुआ 396 सेंटीमीटर। दूसरा होता है 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, यानी मेरे बच्चे 528 सेंटीमीटर। और तीसरा है मेरे बच्चे 7 मीटर 92 सेंटीमीटर, यानी 792 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 92 सेंटीमीटर अलग से।
अब हमें कोई ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों लंबाइयों को नाप सके। कह रहा है बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इन तीनों को माप सके। क्या किया जाए? अब कहानी ये है कि इसका तरीका ये होगा मेरे बच्चे कि हम इनका एचसीएफ निकालें। एक तो तरीका है कि हम डिटेल में एचसीएफ फाइंड आउट कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि हम ऑप्शन से चले जाएं। जैसे पहले वाला 33 है, ये हुआ 132 और ये 321, तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। आओ जरा चेक करते हैं। देखो 321 से भाग दे रहा है तो जवाब है नहीं दे रहा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं यार 132 से भाग जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। तो 132 को अगर ध्यान से देखोगे तो 132 के टुकड़े होते हैं 11 गुना 12, यानी 132 से वही नंबर भाग जाएगा जो 11 से भी भाग जाएगा और 12 से भी भाग जाएगा। तो अब ठीक है सर, हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि यार 12 से भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, तो 12 से भाग देके देखते हैं इन्हें। तो 12 तिये 36, 12 तिये 36 भाग जा रहा है। 12 चौक 48, 12 चौक 48 भाग जा रहा है। 12 छिक 72, 12 छिक 72, 12 से सारे भाग जा रहे हैं। अब 11 को चेक करते हैं। 6 3 9, 9 भाग जा रहा है। 8 5 13 में 2 गया 11, 7 2 9 और 9 11। इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन सी हमारे यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आप कहेंगे सर भाग तो 33 से भी जा रहा होगा, 66 से भी जा रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एचसीएफ क्या होता है? बड़ा नंबर होता है, छोटा नहीं, बड़ा नंबर ढूंढना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में कॉमन हो। तो मेरे बच्चे 132 है। देखिए यार, यहां से सवाल थोड़े ठीक हो गए। यहां से छोटी छोटी मगर मोटी बातें जरूर समझना। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है यार एक सेमिनार में ना कुछ पार्टिसिपेंट है अलग अलग सब्जेक्ट की, ए सब्जेक्ट, बी सब्जेक्ट और सी सब्जेक्ट। ए सब्जेक्ट के 96 बच्चे हैं, बी सब्जेक्ट के 160 हैं और सी सब्जेक्ट के 224 है। 96, 160, 224। हाँ जी, 96, 160, 224। कहता है इन प्रतिभागियों के रुकने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है, जिनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी। कहता है अलग अलग कमरों में इन बच्चों को रोकना है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम मस्ट बी सेम। मतलब बड़ी बात क्या कह दी कि भाई हर कमरे में जो आदमी रुकेंगे ना, मतलब लड़के रुकेंगे, उनकी संख्या समान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक कमरे में 10 रुके, अगले में 11 रुक जाए। हर कमरे में बच्चों की संख्या समान होनी चाहिए। दूसरी बात, अगली चीज कह रहा है अलग अलग कमरों में की जाए जिनमें सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान हो। यहाँ से थोड़ी अच्छी लैंग्वेज के क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। जिनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी। ऑल द रूम्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड वन रूम विल हैव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट। और एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे। मतलब जो दूसरी कंडीशन है ना, ये तो थी मेरे बच्चे पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, और ये है दूसरी कंडीशन। क्या? एवरी रूम हैज ओनली वन सब्जेक्ट स्टूडेंट। कहता है यार हर कमरे में ना एक ही सब्जेक्ट के बच्चे होने चाहिए। अगर एक कमरे में ए सब्जेक्ट के बच्चे हैं तो उस कमरे में सारे ए ही सब्जेक्ट के होने चाहिए, बी सब्जेक्ट का कोई भी नजर नहीं आना चाहिए, ना ही कोई सी सब्जेक्ट का नजर आए।
यानी हर कमरे में मिक्स नहीं कर सकते। एक कमरे में एक के है, अगले में भी एक हो, अगले में वो चलेगा सब में। लेकिन एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट के बच्चे होने चाहिए। ऐसा ना कि एक कमरा ऐसा जिसमें कुछ बी के घुसा दे, कुछ ए के घुसा ले, कुछ सी के, वो नहीं चलेगा। एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट के बच्चे होने चाहिए। तो कह रहा है यार कम से कम कितने, तो इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। और मेरे बच्चे तीसरी कंडीशन है मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। कमरों की कम से कम संख्या हर कमरे में, हर कमरे की मतलब जो जिन पे इन सबको ठहराना, उसमें कमरों की कम से कम संख्या चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम कमरे चाहिए। अगर मैं कहूं कि यार इस क्लास में ना 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5, या मैं इसको और एग्जांपल से लेता हूं, समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास 20 मिठाई है, 20 मिठाई, ध्यान से समझना। और मैं चाहता हूं कि भाई हर बच्चे को अधिक से अधिक मिठाई मिले। तो बताओ ज्यादा से ज्यादा मिठाई मिलने के लिए बच्चों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो आपका जवाब होगा जितने बच्चे कम होंगे उतनी ही बच्चों के पास मिठाइयों की संख्या ज्यादा होगी। तो बच्चे कम करने का मतलब है कि हर बच्चे के पास ज्यादा से ज्यादा मिठाई लाई जाएंगे। अगर मान लो मेरे पास 10 बच्चे हुए, 10 बच्चे हुए, तो हम कहेंगे जी हर एक बच्चे को मिलेगी कितनी, 2 ही मिठाई। लेकिन अगर मान लो 2 ही बच्चे हुए, तो तो सर फिर हर बच्चे को 10 मिठाई मिल जाएगी, क्योंकि 10 दूनी 20। और अगर एक ही बच्चा हुआ तो सर उसको पूरी 20 मिठाई मिल जाएगी। यानी बच्चों की संख्या जितनी कम होती जाएगी, मिठाइयों की संख्या उसको उतनी ज्यादा मिलती चली जाएगी। तो ये उस टाइप का सवाल है। अब हमें यहाँ ये देखना है कि यार कम से कम कमरे चाहिए। अगर हमें कम से कम कमरे चाहिए ना, तो हमें हर कमरे में ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम लेने होंगे हमें। नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट इन ईच होम, कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में हम कितने बच्चे बैठा सकते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे बैठाएंगे उतने कमरों की जरूरत कम पड़ेगी। और हर कमरे में थोड़े थोड़े बैठाएंगे तो कमरे बहुत सारे चाहिए। मेरी बात समझ गए। जैसे मान लीजिए आपके घर में 50 मेहमान आ गए आपकी शादी में, है ना, और आप कम से कम कमरों में उनको एडजस्ट करना चाहते हो, तो कैसे होंगे कि हर कमरे में ज्यादा से ज्यादा आदमी घुसा दिए जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि एक कमरे में फूफा फूफा ही बैठेंगे, या जीजा जीजा बैठेंगे, या बुआ बुआ बैठेगी, या भाभियां बैठेंगी। ऐसे कंडीशन लगा रखी है कि भाई एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट के बच्चे जा सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा कि वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना होगा जो इन तीनों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, यानी इनका एचसीएफ। तो 96, 160 और 240 का हमें क्या निकालना होगा मेरे बच्चे, एचसीएफ। क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो देखो यार, 96, 160, 224, 96, 160, 224, तो इसे लिखेंगे 32 गुना 3। 32 होता है 2 की पावर 5 गुना 3। 160 को लिखेंगे मेरे बच्चे कितना, 32 पांजे, तो 2 की पावर 5 गुना 5। 224 को क्या लिखेंगे जी, 4 पंजे 20, 4 6 24, और इसे भी 8 7 56, तो 8 चौक 32। और 32 सभी में कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर 5 गुना 7। मतलब इन सभी का एचसीएफ 2 की पावर 5 यानी 32 आ रहा है। तो मतलब इनका एचसीएफ 32 आया, तो इसका मतलब 32 बच्चे ज्यादा से ज्यादा हम एक कमरे में बैठा सकते हैं। 32 बच्चे ही हम एक कमरे में मैक्सिमम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 32 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। तो 32 से इसे भाग दोगे तो 3, यानी इन 96 बच्चों को बैठाने के लिए 3 कमरों की जरूरत है। 160 को 32 से भाग दोगे 5, और 224 को 32 से भाग दोगे तो आएगा 7। तो टोटल 7 5 12 और 3 15 कमरे, यानी 15 कमरों की जरूरत कम से कम पड़ेगी ही पड़ेगी, ताकि सबको सेट किया जा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा।
देखिए भाई, सवाल में कह रहा है 7 ऑरेंजेस, 7 संतरे हैं, 28 सेब है मेरे बच्चे, और 42 आम है। इनको हमें लाइनों में लगाना है, इस तरीके से लाइनों में सेट करना है दैट ईच रो हैज ओनली वन वैरायटी। मीन मीन कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन कि हर लाइन में केवल एक ही वैरायटी के पेड़ होने चाहिए, कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों, एक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों, एंड द नंबर ऑफ ट्रीज इज द सेम, और कहता है पेड़ों की संख्या भी समान हो। मतलब दो कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन है एवरी लाइन, एवरी रो हैज सेम नंबर ऑफ ट्री, नंबर ऑफ ट्री। हर एक लाइन में ना पौधों की संख्या समान होनी चाहिए, और हर लाइन में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों। एवरी लाइन हैज ओनली वन टाइप ट्री। कहता है हर लाइन में एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए, एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए। तो कहता है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, ये तीसरी और सबसे अहम शर्त है। कहता है पेड़ों की जो न्यूनतम ना लाइनों की जो न्यूनतम संख्या बताइए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज। तो मेरे बच्चे, अगर आपको मिनिमम लाइनें चाहिए, अगर आपको मिनिमम लाइनें चाहिए, तो आपको हर लाइन में पौधों की संख्या अधिकतम रखनी होगी। हर लाइन में पौधों की संख्या अधिकतम रखनी होगी। तो हर लाइन में पौधों की संख्या अधिकतम रखनी होगी, तो इन सभी का एचसीएफ ले लो, जो तीनों को भाग दे दो वो 7 ही है। तो यानी हर लाइन में 7 रखेंगे तो इस यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी, यहाँ 7 चौक 28, 4 लाइनें बनेंगी, 7 छिंग 42, 6 लाइनें। तो 6 4 10 और 11, तो हम कहेंगे जी कुल मिला के 11 लाइनें बन गई। कुल मिला के मेरे बच्चे कितनी लाइनें बन गई? 11 लाइनें बन गई। यानी ऑप्शन सी, 11 लाइनों में सारा मामला सेट किया जा सकता है। देखिए यार, सेम ही सवाल है। कहते हैं एक व्यक्ति के पास 3 टाइप के द्रव हैं, 420 लीटर का, 475 लीटर का, और 495 लीटर का। कहानी यह है, प्रत्येक को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना समान आकार की बोतलों में इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक बोतल पूरी भर जाए। इसके लिए आवश्यक बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है। कहता है यार, बिना मिलाए हुए, शब्दों को बड़े ध्यान से देखना। पहली कंडीशन पे आते हैं। कहता है सेम साइज की होनी चाहिए पहली तीनों बोतलें, समान आकार की बोतलें होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है विदाउट मिक्सिंग, बिना मिक्स करी हुई होनी चाहिए। बिना, समान आकार की बोतलें उसका बिना मिलाए, मिलाए बिना है, दो कंडीशन। और तीसरी कंडीशन है राजा, क्या? कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइनें चाहिए, कि न्यूनतम लाइनें चाहिए। तो मेरे बच्चे, अगर आपको न्यूनतम लाइनें चाहिए ना, अगर आपको मिनिमम मिनिमम बोतल चाहिए, मिनिमम बोतल चाहिए, तो हमें हर बोतल में मैक्सिमम लिक्विड डालना पड़ेगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऐसी ढूंढो जो तीनों को भाग दे दे, 420, 475, 495। अब देखना ध्यान से दोस्त, 420, 475, 495, 475, 495। हमें मेरे बच्चे इनका एचसीएफ ढूंढना है। देखिए, जब आप एचसीएफ ढूंढने जाते हैं तो आप ये देखा करें कि मैंने आपको 3 मेथड बताए। लॉन्ग डिवीजन वो तो काम का है नहीं, दूसरा मैंने फैक्टर मेथड बताया, आप उससे कर सकते हैं। और तीसरा मेरे बच्चे डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड मैंने क्या बताया था कि अगर नंबर
मतलब ऐसे हैं तो उनका डिफरेंस ले लो। और अगर दो से ज्यादा नंबर है ना, तो उन दो नंबर को पकड़ो जिनका डिफरेंस सबसे कम है। जैसे इनका डिफरेंस सबसे कम है 20, तो या तो 20 फैक्टर होगा, मतलब 20 एचसीएफ होगा, या 20 का कोई फैक्टर। तो 1 गुना 20, 2 गुना 10, 4 गुना 5। ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं, क्योंकि जीरो किसी में नहीं है। ये भी नहीं हो सकता ना, ये, क्योंकि सारे ये ओड नंबर है। दो दो और चार से भाग जाएगा नहीं। 5 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, मतलब इनका एचसीएफ आएगा मेरे बच्चे 5। इसका मतलब एचसीएफ 5 आ गया, तो हर एक बोतल में 5 लीटर की क्वांटिटी डालनी। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बोतल बताओ। 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 5 चौक 20, 84 बोतलें यहाँ हो गई। 5 8 40, 5 नहीं 45, 5 5 25, 95 बोतल यहाँ। 5 नहीं 45, 5 नहीं 45, 99 बोतलें यहाँ। जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 18 का 18 साल एक, 9 और 9 18 और 8 26 और 1 27, यानी 278 बोतलों की जरूरत मेरे बच्चे हमें पड़ेगी। देखिए मेरे भाई, यहां थोड़ा सा हल्का सा नया सवाल बन रहा है एचसीएफ में, लेकिन समझते हैं। सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा हूं मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है, जो 72 और 119 को भाग दे, यानी 72 को भाग दे तो 3 शेष पल्ला है, और 119 को भाग दे तो 4 शेष पल्ला है। मतलब वो नंबर ऐसा है कि 72 को डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, 119 को डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा। इसका मतलब 72 को भाग देते हो 3 शेष पल बचा, तो यानी 69 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, 119 में 4 गया, यानी 115 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। भाई मतलब वो ऐसा नंबर ढूंढना है जो 115 को एग्जैक्ट भाग दे दे और 69 को एग्जैक्ट भाग दे दे, लेकिन 72 को दे तो 3 बचेगा, 119 को भाग दे तो 4 शेष पल बचेगा। आपने कहा हाँ ठीक है। तो हमें मेरे बच्चे क्या करना पड़ेगा, इनका एचसीएफ लेना होगा। तो एचसीएफ जो आएगा इनका, वो आएगा 23, क्योंकि 23 3 69 और 23 5 115। अब देखो, इसे 23 से भाग देंगे तो 69, बचा 3 शेष पल। इसे 23 से भाग देंगे, 23 5 115, बचा 4 शेष पल। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा 23। 23 मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यार, सवाल में कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 307 और 330 को भाग देने पर शेषफल 3 और 7 बचाता है। तो 330, 7 में से 3 गया, 304, और यहाँ 323। यानी अपने को वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, मतलब इनका एचसीएफ। 304 323, 304 323। अब मेरे बच्चों, मैंने बताया कि एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है, दो नंबर का डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस आया 19, या तो 19 इनको भाग देगा या 19 का कोई फैक्टर। लेकिन 19 इसको भाग दे रहा है, 19 से कम 19, 19 छिक्के 114, 19 से कम 19, 19 सात 133, यानी 19 दोनों को भाग दे रहा है, तो 19 इसका एचसीएफ हुआ। मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कुछ और नहीं 19 है। तो 307 को भाग देगा तो 3 बचाएगा, 330 को भाग दोगे तो 7। पक्की बात है। एक बात और समझना, देखना यार, अगर सवाल में ऐसा हो कि भाई ये कोई नंबर है, दो संख्या तीन संख्या कुछ भी दे दे, और कहे इसे भाग दें तो R1 बचे, इसे भाग दें तो R2 बचे, तो बड़े से बड़ा नंबर निकालो। तो इसका मतलब है कि यार n-R1 इससे एग्जैक्ट डिवाइड होता होगा, n2 - R2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता होगा। तो फिर हमें एचसीएफ निकालना होता है इन दोनों नंबर का, जो हमने इन दोनों सवालों में किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या कि यार मुझे वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 19 और 23 को भाग दे तो सेम रिमाइंडर ला दे, सेम शेष फल बचा दे। और वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढ के बताइए जो 19 और 23 को भाग दें तो हर हाल में सेम रिमाइंडर ला के दे दे, तो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा।
तो आप कहेंगे देखिए सर, और आगे से इस बात को ध्यान रखिए, जब भी सवाल में कि यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो दोनों नंबर को भाग दे और हर हाल में सेम रिमाइंडर लाए, तो वो नंबर कुछ और नहीं, हमेशा इनका डिफरेंस होता है। इनका डिफरेंस आया 4। 4 से भाग दोगे, 4 चौक 16, शेष फल आया 3। 4 5 20, शेष फल आया 3, यानी वो नंबर 4 होगा। और लेता हूं एग्जाम्पल, मैं कहूं यार 30 और 38, वो नंबर बताइए जो इन दोनों को भाग दे तो हर हाल में सेम रिमाइंडर ला के दे दे, बड़े से बड़ा नंबर। तो आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस, यानी 30 और 38 का डिफरेंस आया 8। 8 से भाग दोगे ना, तो 8 या 24, 6 बचा, 8 चौक 32, रिमाइंडर आया 6। अब मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 20 और 30 को भाग दे तो हर बार सेम रिमाइंडर लाए, तो कुछ और नहीं मेरे बच्चे, इनका डिफरेंस ही होता है वो नंबर। इनका डिफरेंस आया 10। 10 से इसे भाग दोगे, एग्जैक्ट जाएगा 0, इसे भाग दोगे एग्जैक्ट जाएगा 0। तो हमेशा ही वो नंबर कुछ और नहीं, इनका डिफरेंस होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे बच्चे नंबर ज्यादा हो, N1 N2 N3, नंबर बहुत ज्यादा हुए, अब तो ऐसे केसेस में फिर हमें क्या करना होता है, इन नंबर का डिफरेंस लेना होता है, फिर इन नंबर का डिफरेंस लेना होता है, और इसी तरीके से आगे भी सबका डिफरेंस लेना होता है। और मेरे बच्चे जो इन डिफरेंस का एचसीएफ आएगा वही मेरा राइट आंसर होगा। D1, D2, D3 एंड सो ऑन। जो भी मेरे बच्चे इन डिफरेंस का एचसीएफ आएगा वही मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर। जो भी इन डिफरेंस का एचसीएफ आएगा वही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। समझ पाए मेरी बात? जो भी इनके डिफरेंस का एचसीएफ आएगा वही मेरा राइट आंसर होगा। अब पहला सवाल लेते हैं। कहते हैं यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 187, हाँ फिर 187, 233 और 279 को डिवाइड करते हो सेम रिमाइंडर ला दे। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है, 13 में 7 गया 6, भाई 33 ये हो गया और 13 ये 46। इनका डिफरेंस ले लो, 9 में 3 गया 6, 7 में 3 गया 6। तो ये जो दोनों डिफरेंस आए इनका एचसीएफ लेना है, एचसीएफ ऑफ 46 एंड 46। तो आप कहोगे तो मजाक हो गया सर, 46 ही आना है इनका एचसीएफ तो। हाँ भाई, अगर इनका एचसीएफ 46 आना है तो आंसर भी 46 ही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात और, केवल 46 हो ये जरूरी नहीं, 46 का कोई टुकड़ा भी हो सकता है, 23 भी आंसर हो सकता है इसका। लेकिन हमेशा उसने बोला होगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी में 23 आंसर नहीं देना होगा, 46 आंसर देना होगा। जैसे देखिए मेरे बच्चे, कह रहे यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 8,954, 9,806 और 11,297 को भाग दे। निपटाते हैं, आओ भाई कहानी। इनका अंतर ले लो, तो 6 में 4 गया 2, 10 में 5 गया 5, 17 में 9 गया 8, यहाँ 7 में 6 गया 1, 9, 12 में 8 गया 4, 10 में 9 गया 1, 1491। अब मेरे बच्चों सच बात यह है कि जो भी 852 और 1491 का एचसीएफ होगा वही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। 852 और 1491 का जो एचसीएफ होगा वही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। लगाओ दिमाग यार, क्या क्या जा सकता है, क्या सेटिंग हो सकती है। तो देखो यार, एक तो तरीका कि ऑप्शन से चला जाए, तो ये बात तो स्पष्ट है कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में 0 है और इसके आखिर में 5 है, तो इनसे किसी भी नंबर को भाग देंगे तो आखिर में 0 या 5 ही, वो होगा नहीं। ये भी आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इवन नंबर, और इवन नंबर को किसी से भी गुना कर लोगे तो 1491 नहीं आएगा, मतलब 1491 कभी भी इससे भाग नहीं जाएगा। तो बचा मेरे बच्चे ऑप्शन ए, एंड दैट इज योर राइट आंसर। यही मेरे बच्चे आपका सही उत्तर होगा। देखिए यार, सेम ही सवाल है,
इस वाले में एक स्टेप आगे पूछ लिया। आप सिंपल एक बात बताना, कह रहा है यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 1833, 2482 और 3190। कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल बचता है, मतलब हर एक में सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो घटाते हैं पहले इनको। देखो यार, 2 में से 3 गया 9, 7 में से 3 गया 4 और 14 में 8 गया 6। यहाँ करते हैं तो 10 में 2 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 11 में से 4 गया 7। तो मेरे बच्चे जो भी मेरा आंसर होगा वो होगा HCF ऑफ 649 और 708। अब हमें 649 और 708 का HCF निकालना। 649 और 708 का HCF निकालना। क्या क्या तरीके हैं सर अपने पास? पहला तरीका है कि हम फैक्टर मेथड कर लें या लॉन्ग डिवीजन। मैं यहाँ डिफरेंस मेथड चूज कर रहा हूँ। कैसे? डिफरेंस मेथड आपको थोड़ा कम पल्ले पड़ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। देखो, 51 की कमी 700 तक और 8 की, 51 और 8 57, 51 और 8 59। अब मेरे बच्चे या तो इनका डिफरेंस ही HCF होगा या इसका कोई फैक्टर, लेकिन ये तो प्राइम नंबर है तो इसका कोई फैक्टर तो बनेगा ही नहीं। तो हर हाल में मेरे बच्चे 59 इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा और इसको भी करेगा, क्योंकि 59 एक प्राइम नंबर है। तो पहली बात ये कि इनका जो HCF आएगा वो 59 आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर x जिसकी हम वैल्यू पूछ रहे थे वो 59 आएगा। तो यहां था 3x, यानी 3 × 59 माइनस 14 × y। अब हमें y की वैल्यू भी निकालनी होगी, यानी 59 से भाग भी देना होगा। तो करिए क्या कि 59 से हर एक को भाग देंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। किसी एक को दे लेते हैं, 1833 को। 1833 को मेरे बच्चे 59 से भाग देंगे थे। देखो यार, 3 हो जाएगा। 3 3 27, 3 5 15 और 2 17, 6 बचा। 59 × 59 4 आया। इसका मतलब 59 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इसे भाग देगा तो भी 4, इसे भाग देगा तो भी 4, इसे भाग देगा तो भी 4 शेषफल बचाएगा, यानी हर बार रिमाइंडर 4 आएगा। और जो हर बार रिमाइंडर आ रहा है उसको उसने नाम दिया है मेरे बच्चे वाई। तो वाई की वैल्यू 4। तो देखो यार, 3 × 27 इकाई का अंक 7 और 4 × 16 इकाई का अंक 6, तो 7 में से 6 घटाएंगे इकाई का अंक 1 आएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 14 × 4 = 56 और 3 × 27, 3 × 5 = 15 और 2 17। तो देखो, 7 में 6 गया 1, 7 में 5 गया 2, 1, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। मेरे बच्चे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 6। टाइप 6 में जो क्वेश्चन है वो सवाल कुछ इस तरीके के हैं कि एलसीएम में, अभी हमने पढ़ा टाइप 5 में कि जब हम एचसीएफ में रिमाइंडर बचा रहे हो, क्या वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो इसको भाग दे इसको भाग दे तो इतना रिमाइंडर आए। लेकिन अगर यही कहानी एलसीएम में हो तो कैसे किया जाए? एलसीएम में रिमाइंडर, एलसीएम में अगर रिमाइंडर बचे तो मेरे बच्चे क्या तरीका होगा सोल्व करने का? देखिए यार, सवाल में कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। छोटी से छोटी मतलब एलसीएम। तो सबसे पहले वो नंबर बताइए जो 45 और 55 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका क्या है भाई? 45 को लिखेंगे 5 × 9, 3 की पावर 2। 55 को लिखेंगे 5 × 11, तो 5 × 3 की पावर 2 × 11। ये एलसीएम आया। तो 45 × 11
5, 5 4 9 4, यानी मेरे बच्चे 495 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 45 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी और 55 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। लेकिन कह रहा है जी 3 शेषफल बचे, तो 495 जमा 3 ले लो, यानी 498। बात को समझना क्या, कि जब भी वो कहे ना कि हर हाल में इतना रिमाइंडर बचेगा तो उसको जोड़ दिया करो। तो देखो आप 45 को जब 45 से जब 498 को भाग दोगे तो 495 एग्जिट चला जाएगा, बचेगा 3। ऐसे जब 55 से भाग दोगे 498 को तो 495 एग्जैक्ट हो जाएगा और बचेगा मेरे बच्चे कितना, 3। तो मेरा आंसर बी राइट है। आइए जी, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 54 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, पहले यही बताना। तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम लेते हैं। तो ये हुआ सर 4 तिये 12, 2 की पावर 2 गुना 3। ये हुआ सर 5 तिया 15, 5 गुना 3। ये हुआ सर 4 गुना 5, यानी 2 की पावर 2 गुना 5। और ये हुआ सर 27 गुना 2, यानी 2 गुना 27। अब मेरे बच्चे एलसीएम में हम क्या करते हैं, 2 की बड़ी पावर तो 2 की पावर 2, फिर सर 3 की बड़ी पावर 3 की पावर 3, फिर 5 की पावर 1। तो मेरे बच्चे 4 4 5 20, 20 में 180, यानी हम कहेंगे यार 180 नहीं, जोन 180 कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, 3 की पावर 3 था भाई ये बड़ी वैल्यू, तो ये आएगा 540। यानी मेरे बच्चे 540 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 12 से भी भाग होगा, 15 से भी भाग होगा, 20 से भी भाग होगा और 54 से भी भाग होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है एग्जैक्ट मत कराओ, हर बार 8 से इस पर लेके आओ, तो हर बार जो रिमाइंडर बच रहा है उसे जोड़ दो। तो सही आंसर हो जाएगा 548। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर 540 को एग्जैक्ट करेंगे, बचा हुआ 8 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है 8, 12 और 16 से भाग होना चाहिए। तो यार हम 8, 12, 16 का एलसीएम लेते हैं पहले। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 गुना 3, 4 तिये 12 और 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 गुना 3। हाँ जी। तो पहली चीज ये कि 8, 12 और 16 से जो भी संख्या भाग होगी या तो वो 48 होगी या 48 का कोई मल्टीपल। हाँ जी। अब हमें कह रहा है कि जो भी आप नंबर ढूंढ रहे हैं वो हर हाल में 400 और 500 के बीच में हो, 400 और 500 के बीच में हो। तो मेरे बच्चे में बेस ले लेता हूं 400, जो टाइप 1 में आपने सीखा था। 48 से भाग दोगे तो भाई 8 चौक 32, 8 अठू 64, 8 पे चला जाएगा, 8 अठू 64, 8 चौक 32 और 6 38, शेष फल आया जी 16। अब मेरे बच्चे बात को समझिएगा, कहानी ये है कि 400 में से 16 घटा देंगे तो भी जो सेटिंग बचेगी वो ऐसी होगी जो भाग हो जाएगी 48 से, या 400 में इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस आया 32, 32 जोड़ दोगे तो भी भाग हो जाएगा, यानी 432 भी भाग हो जाएगा। लेकिन कहानी ये है कि हमें 400 और 500 के बीच रखना है, यानी घटाएंगे तो छोटा हो जाएगा, ये गलत है। तो आंसर आया 432, यानी 432, 400 और 500 के बीच में वो संख्या होगी जो 8, अच्छा उसने पूछा कि बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। तो देखो यार 432 भी होगी और 432 के बाद भी तो एक संख्या हो सकती है, क्योंकि 48 से भाग होनी चाहिए। तो ये 48 गुना 8 थी, तो 48 गुना 9 भी हो जाएगा। तो 9 8 72, नहीं 48 से करेंगे, ये कितने पे था, 8 8 64, 8 8, 9 8 48, 9 ठीक है। तो अब इसमें 48 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, तो 480। ये दोनों ही संख्याएं मेरे बच्चे ऐसी होंगी, 432 भी और 480 भी।
जो 48 से भाग होंगी। कैसे समझना? अगर मेरे बच्चे मैं कहूं कि यार 8 के पहाड़े लिखो, तो अगर 408 से भाग हो रहा है ना, तो इससे अगला नंबर 408 भाग होगा, उससे अगला नंबर 416 भाग होगा, 8 8 बढ़ाते जाएंगे, फिर 424 भाग होगा, ऐसे ही। तो यहां मेरे बच्चे अगर 432 48 से भाग हो गया, तो इसका अगला 48 और जोड़ेंगे तो 480 भी भाग होगा। अब इसमें 32 जोड़ेंगे तो बड़ा चला जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। तो मेरे बच्चे इसका मतलब 432 आंसर है, 480। लेकिन कह रहा जी हर बार 5 शेषफल बचे, तो इसका मतलब फिर आंसर होगा 437। यानी 437 ऐसा नंबर होगा जब 8 12 और 16 से भाग दोगे तो 432 भाग हो जाएगा, 5 शेषफल बचेगा। और यहां पे भी 5 बचाओगे तो हम कहेंगे जी 485 वो नंबर होगा जिसे अब 8 12 16 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा 5। तो मेरे बच्चे 437 और 485, 5 7 12, 8 3 11 और 1 12, 4 4 8 1 9। मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा 922। तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर हो जाएगा 922। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे।